हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं सौरभ साइबर। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, हंसते होंगे और मुस्कुराते होंगे। हम आज बात करने वाले हैं एक ऐसे रोग के बारे में जो आजकल की जो जनरेशन है, जो क्या कहते हैं मॉडर्न लाइफ जीते हैं, उनमें भी ये रोग हो सकता है, या फिर जो हमारी आगे आने वाली जनरेशन है उसमें भी ये रोग हो सकता है। ये रोग क्या है, कैसे इसमें मतलब लक्षण उत्पन्न होते हैं और इसकी रोकथाम क्या है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं एड्स के बारे में। एड्स क्या है? एक सेक्सुअल डिजीज़ रोग है, यानी सेक्सुअल डिजीज़ है, जिसको आप कह सकते हो कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। ये कैसे फैलता है? तो ध्यान दीजिएगा, जब हम क्या कहते हैं सेक्सुअल रिलेशनशिप किसी से रखते हैं, उसी के दौरान क्या होता है, ये रोग उत्पन्न होता है। और जैसे मान लीजिए कोई इन्फेक्टेड पीपल है, अगर उसके साथ हम रिलेशन रखें और रिलेशन रखने के बाद ये जो क्या होता है, सेक्सुअल डिजीज़ हम में भी ट्रांसफ़र हो सकता है। तो इसकी रोकथाम क्या है? ये किस वायरस के द्वारा फैलता है और बॉडी में किस पार्ट में सबसे ज़्यादा अटैक करता है, इन तमाम बातों की जानकारी हम इसमें देने वाले हैं। तो अभी तक आपने मेरे चैनल इमोशन वालों को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि ये लेटेस्ट अपडेट हर किसी के पास पहुँचे। और आज हम इसमें मतलब जो एड्स है उसकी दवा के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं कि उसकी दवा कौन कौन से मेडिसिन हमको लेनी चाहिए, जिसको मतलब ये रोग हो गया है, और इस रोग के लक्षण कब विकसित होते हैं, तो ध्यान से समझिएगा। तो हम आज बात करने वाले एड्स के बारे में। एड्स क्या है? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, यानी ये रोग होता है यौन संचारी रोग है। जैसे हम किसी से यौन संबंध रखते हैं और उसको ये रोग हुआ है, तो जिससे हम रखेंगे हम में भी हो सकता है। अब ध्यान दीजिएगा, ये रोग किस वायरस के द्वारा होता है? तो ये रोग होता है HIV वायरस के द्वारा। अब HIV क्या है? तो HIV है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ये क्या करता है? हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को कमज़ोर कर देता है। अब प्रतिरक्षा प्रणाली क्या है? अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे शरीर में कौन सा भाग है जो सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए है, यानी हमारे शरीर में कोई भी जीवाणु या बैक्टीरिया वायरसेस इंटर करते हैं, उसको मारने के लिए है, उसका भक्षण करने के लिए है और उसको शरीर से बाहर करने के लिए है। तो आप लोग नॉर्मल कहोगे कि WBC। जो हमारे लिम्फोसाइड हैं, WBC के अंतर्गत ये आते हैं। लिम्फोसाइड हैं, वो क्या करते हैं? वो उनका भक्षण करते हैं, उनको मारते हैं। अब लिम्फोसाइड क्या होते हैं? तो लिम्फोसाइड क्या कहते हैं? प्रतिरक्षा प्रणाली को स्थापित करने के लिए दो प्रकार की क्या है? लसिकाणु है। क्या है? लसिकाणु है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे कौन कौन सी होती है, तो बी लिम्फोसाइड, टी लिम्फोसाइड। कौन सी होती है? बी लिम्फोसाइड और टी लिम्फोसाइड। अब ये दोनों क्या करते हैं? तो बी लिम्फोसाइड, क्यों हम बी लिम्फोसाइड इसको कहते हैं? क्योंकि इसका निर्माण बोन मैरो से होता है। और टी लिम्फोसाइड को हम टी लिम्फोसाइड क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका निर्माण थाइमस ग्रंथि से होता है। किससे होता है? थाइमस ग्रंथि। जो लिम्फोसाइड होती है उनकी एक ग्लैंड्स होती है, उसको हम कहते हैं थाइमस ग्रंथि, और वही टी लिम्फोसाइड का निर्माण करती है। अब ध्यान से देखिएगा, जो HIV वायरस है, ये जब शरीर के अंदर एंटर करता है तो किसके साथ कंपैटिबिलिटी बैठाता है? तो ध्यान से देखिएगा, ये कंपैटिबिलिटी बैठाएगा टी लिम्फोसाइड के साथ। किसके साथ? टी लिम्फोसाइड के साथ। और कैसे बैठाता है, तो आप ध्यान से देखिए। अब मान लीजिए HIV वायरस हमारे शरीर के अंदर एंटर हो चुका है। अब एंटर हो चुका है, कोई भी वायरस होता है या जीवाणु होता है तो सबसे पहले रेप्लिकेशन करेगा। रेप्लिकेशन कहने का मतलब क्या? DNA से DNA बनाएगा और नए नए DNA का निर्माण करेगा, और उस निर्माण के थ्रू नए क्या कहते हैं अपनी संतति को बढ़ाएगा, अपनी क्या कहते हैं जीव की संरचना को बढ़ाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि इसमें आनुवंशिक पदार्थ क्या है? जेनेटिक मटेरियल क्या है? RNA है। HIV वायरस में जेनेटिक मटेरियल RNA होता है। अब ध्यान दीजिएगा, जिसमें जेनेटिक मटेरियल RNA होता है उसमें क्रिक एंड वाटसन ने एक बात कही थी कि जब DNA से RNA बनेगा तो उसको कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन, और जब क्या कहते हैं RNA से DNA बनाएंगे तो इसको कहेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहेंगे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। कैसे होता है, तो ध्यान से सीखिए हम। अब किसी जीव में अगर RNA आनुवंशिक पदार्थ है तो वो डायरेक्ट RNA से RNA नहीं बनाएगा, उसको बनाने के लिए सबसे पहले DNA की आवश्यकता पड़ेगा। तो वो किस में? RNA को किस में कन्वर्ट करेगा? DNA में। और फिर DNA किस में कन्वर्ट होगा? RNA में। फिर RNA किस में कन्वर्ट होगा? प्रोटीन में। देन उसके बाद तब जाके क्या कहते हैं प्रोटीन का निर्माण होगा। ये एक बात क्रिक एंड वाटसन ने अच्छी तरीके से हम लोगों को समझाई है कि DNA से DNA बना रेप्लिकेशन, DNA से RNA बना ट्रांसक्रिप्शन, और
आरएनए से, ध्यान दीजिएगा, जब आरएनए से डीएनए बनता है तो इसको कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो एचआईवी वायरस में किस प्रकार का ग्रोथ होता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू। अब ये किसके साथ ट्रांसक्रिप्शन करेगा? तो ध्यान दीजिएगा, ये करेगा टी लिम्फोसाइट के आरएनए के साथ। किसके साथ? टी लिम्फोसाइट के आरएनए के साथ करेगा, और उसी के साथ रहकर ये प्रोटीन का निर्माण करेगा। किसके साथ? टी लिम्फोसाइट के साथ। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अब टी लिम्फोसाइट क्या होगी? धीरे धीरे इन्फेक्टेड हो जाएगी। टी लिम्फोसाइट क्या होगी? इन्फेक्टेड होगी। अब टी लिम्फोसाइट क्या करती है हमारे शरीर में? तो ध्यान दीजिएगा, बी और टी दोनों साथ में रहते हैं। बी लड़ता है, बी क्या करता है? लड़ता है, प्रोटीन की सेना को उत्पन्न करता है, और टी उसकी मदद करता है। टी क्या करता है? उसकी मदद करता है, सेना को उत्पन्न करने में उसकी मदद करता है। अब ध्यान दीजिएगा, हमारे शरीर में दो प्रकार की प्रतिरक्षा प्रणाली होती है, एक एक्टिव होती है, एक पैसिव होती है। पैसिव को हम कहते हैं सक्रिय, और पैसिव को निष्क्रिय कहते हैं, और एक्टिव को सक्रिय कहते हैं। हमारे शरीर में ध्यान दीजिएगा, हमेशा जो सक्रिय इम्यूनिटी होती है वो क्या होता है? जैसे हमारे शरीर में कोई भी जीवाणु अगर इंटर हुआ तो सबसे पहले हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, जिसको आप नॉर्मल भाषा में कहते हो बुखार। दरअसल बुखार रोग नहीं है, वो एक प्रकार का क्या कहते हैं इंडिकेशन है, जो ये बता रहा है कि हाँ हमारे शरीर में कोई जीवाणु एंटर हो चुका है। अब ध्यान दीजिएगा तो उससे लड़ने के लिए कुछ क्या होते हैं? एंटीजेंस बनते हैं। क्या बनते हैं? एंटीजन। एंटीजन क्या है? प्रोटीन है, ध्यान से समझिएगा। तो हमारे शरीर में ध्यान दीजिएगा, IgE और IgM, IgA, ये एंटीजेंस हैं। क्या हैं? एंटीजेंस हैं, और ये हमेशा सक्रिय रहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये एंटीजेंस हैं और ये हमेशा सक्रिय रहते हैं। तो जब ये वायरस हमारे शरीर के अंदर जाएगा तो क्या होगा? ये एंटीजन सक्रिय होंगे और क्या कहेंगे? प्रोटीन की सेना उत्पन्न होगी और उससे लड़ने की क्षमता आ जाएगी। लेकिन जब ये टी लिम्फोसाइट को क्या करता है? इन्फेक्टेड कर देता है। तो टी लिम्फोसाइट बेचारी धीरे धीरे इन्फेक्टेड होते कब कितना समय लगता है इन्फेक्टेड होने में? तो ध्यान दीजिएगा, पूरा कवर करने के लिए इसको 4 से लेकर 12 साल लगते हैं। एचआईवी वायरस को हमारे शरीर में पूरी तरीके से हावी होने के लिए, अपना वर्चस्व कायम करने के लिए, दबदबा कायम करने के लिए 4 से लेकर 12 साल तक का वक्त लगता है। और जब ये वक्त लेते हैं, ध्यान दीजिए, जब ये वायरस वक्त लेते हैं तो उस समय क्या करते हैं? अपनी सेना को बढ़ाते हैं। क्या करते हैं? सेना को बढ़ाते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे अंग्रेज़ यहाँ पे आए थे तो सबसे पहले वक्त लिया था कि राजा से मतलब कुछ परमिशन मांगे थे कि हम आपके देश में आएंगे, व्यापार करेंगे, और व्यापार करने के बाद चले जाएंगे। राजा को उपहार, कई प्रकार के उपहार दिए, और यहाँ के राजा को जब उपहार दिया गया तो यहाँ के राजा क्या हो गए? अच्छे खासे मस्त हो गए कि हमें अच्छी खासी उपहार मिल रही है। लेकिन वो इस बात से अनभिज्ञ थे कि जो उपहार हमें दे रहा है वो दरअसल उसके लिए कुछ बड़ा कर रहा है, हमारे खिलाफ कुछ बड़ा करना चाहता है, इसीलिए हमको उपहार दे रहा है। तो जब टी लिम्फोसाइट के साथ ये रहना शुरू करती है तो टी लिम्फोसाइट जो प्रोटीन बनाएगा वही प्रोटीन ये बनाना शुरू कर देगा। अब वो टी लिम्फोसाइट इन्फेक्टेड हो गई, अब कब तक पूरे शरीर पे हावी हो जाएंगे? तो 4 से लेकर 12 वर्ष तक ये पूरे शरीर में हावी हो जाएंगे। अब हावी होने के पश्चात कौन सा रोग होता है? सबसे बड़ी बात ये है कि एड्स में कौन सा रोग होता है? दरअसल एड्स में कोई रोग ही नहीं होता है। आप कहोगे कैसे? तो मैं बता रहा हूँ, एड्स में कोई खतरनाक रोग नहीं होता है। एड्स में क्या होता है? सर्दी, खांसी, सिर दर्द, बुखार, पेट दर्द और कमजोरी, यही 3-4 चीज़ें हैं। अब ये तो कहोगे कि नॉर्मल व्यक्ति को भी होता है, तो दरअसल बात यहाँ समझने वाली ये है कि नॉर्मल व्यक्ति और जो इन्फेक्टेड व्यक्ति हैं उन दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। ये बात आप समझ लो कि नॉर्मल व्यक्ति यदि पतला है, उसको सर्दी हो गई, वो ठीक हो जाएगा, और इन्फेक्टेड व्यक्ति यदि अच्छा खासा मोटा ताज़ा है और उसकी टी लिम्फोसाइट समाप्त हो चुकी है, यानी इन्फेक्टेड हो चुकी है पूरी तरीके से, तो वो नहीं हरा पाएगा। जैसे एक क्या कहते हैं, एक दोहा था कि दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी है, दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी है, और मुँहे खाल की श्वास से लौह भस्म हुई जाए। तो ध्यान दीजिए, ये वही बात है कि जैसे 2 व्यक्ति हैं, एक पतला है एक मोटा है, एक में एड्स से इन्फेक्टेड है और एक मतलब इन्फेक्टेड नहीं है, उसको सर्दी होगी, वो आप कहोगे यार इतना पतला सा है, मतलब अच्छा खासा दिख तो रहा है, वो सही हो जाएगा।
और जो मोटा ताज़ा अच्छा खासा दिख रहा है वो नहीं सही हो पाएगा। क्यों नहीं सही हो पाएगा? क्योंकि उसके अंदर जो लिम्फोसाइड है, टी लिम्फोसाइड, वो पूरी तरीके से इन्फेक्टेड हो गई है। और टी लिम्फोसाइड जो मदद कर रही थी बी लिम्फोसाइड को प्रोटीन बनाने के लिए, वो उस बी प्रोटीन नहीं बना पाएंगे, जिससे वो उसका शरीर क्या होता है, धीरे धीरे कमज़ोर हो जाता है। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पे बात करते हैं इसकी रोकथाम के लिए। तो सबसे पहले जितने भी अनवांटेड क्या कहते हैं सेक्सुअल रिलेशनशिप होते हैं उससे बचना चाहिए। पहली बात, सबसे बड़ी दवा यही है कि अनप्रोटेक्टेड और अनवांटेड सेक्सुअल रिलेशनशिप से बचना चाहिए, पहला। दूसरा क्या होना चाहिए, यदि मान लीजिए किसी व्यक्ति को हो गया है तो ध्यान दीजिएगा वो दूसरे व्यक्ति में कैसे फैलेगा, क्योंकि कुछ र्यूमर्स हैं जो हमारे समाज में मतलब उत्पन्न होती हैं कि जिसको कोई इन्फेक्टेड हो गया HIV से तो उससे दूर रहते हैं, वो कोई चीज़ टच कर लिया तो आप उसको टच नहीं करते हैं। ये बात गलत है। कि HIV वायरस किससे होता है तो ध्यान से समझिएगा। HIV वायरस जब इन्फेक्टेड व्यक्ति के शरीर में से कोई लिक्विड निकलता है, चाहे वो एंजाइम हुआ, लार हुआ, ब्लड हुआ या स्पर्म हुआ, सीमेन हुआ, 3-4 चीज़ें जब वो उसके बॉडी से निकलते हैं तभी क्या कहते हैं HIV वायरस होगा। मतलब HIV वायरस दूसरे में ट्रांसफ़र हो सकता है, जैसे यूरिन से, थूक से, ब्लड से और सीमेन से और क्या कहते हैं लार से। कोई भी लिक्विड ध्यान दीजिएगा, लिक्विड चीज़ अगर उसके शरीर से निकल रही है उससे आप इन्फेक्शन फैल सकता है, अदरवाइज़ किसी से भी इन्फेक्शन नहीं फैल सकता। इसी को रोकने के लिए ध्यान दीजिएगा, इसी अफवाह को रोकने के लिए एक संगठन का निर्माण किया गया जिसका नाम है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, NACO। ये क्या करता है, समाज में जागरूकता फैलाता है कि आप एड्स से कैसे सुरक्षित रह सकते हैं। और जो पीड़ित व्यक्ति है, HIV से पीड़ित व्यक्ति है, उनके लिए क्या करता है, एक अलग से मतलब मोटिवेशन का कार्य करता है, उनको मोटिवेट करता है कि आप भी समाज में रह सकते हो। फैलते कैसे हैं तो आप जानते हो कि उनके शरीर से अगर यदि कोई लिक्विड चीज़ गई तो उससे वो फैलेंगे। अब इसी में ध्यान दीजिए कि इसकी रोकथाम के लिए कुछ औषधियां हैं जो हमारे क्या कहते हैं कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ मुंबई ने पता लगाया है। तो स्टेज के मतलब एड्स के 2 स्टेज होते हैं, फर्स्ट सेकेंड। जो तीसरी स्टेज में गया सब उसकी लाइफ ख़त्म। तो ध्यान दीजिएगा, तो कोई फर्स्ट या सेकंड में है तो उसको हम ये दवा दे सकते हैं जो काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकता है। मतलब पूरे तरीके से HIV वायरस को ख़त्म नहीं करेगा, उसके रेप्लिकेशन को या ट्रांसक्रिप्शन को ख़त्म कर सकता है या प्रोटीन बनाने की प्रक्रिया को ख़त्म कर सकता है। तो ध्यान दीजिएगा कौन सी दवा है, जेडोवुडिन, जिसमें HIV वायरस को रोकने के लिए कुछ लक्षण पाए गए थे। दूसरा है एजेडोथाइमिडीन, इसमें ये भी क्या करता है उसके ट्रांसक्रिप्शन को रोकता है, क्या करता है उसके ट्रांसक्रिप्शन या रेप्लिकेशन को रोकता है। तीसरा क्या है XQ9302 एम्फोटेरिसीन, ये क्या करते हैं, ये तमाम औषधियाँ हैं जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाएंगे। ध्यान दीजिएगा, हम क्या कहते हैं HIV वायरस से तभी लड़ सकते हैं जब हमारी इम्यूनिटी सही हो। नहीं तो HIV वायरस एक ऐसा वायरस है जो आप कह सकते हो ये मतलब श्राप है हम लोगों के लिए। अगर जिसको ये रोग हो गया है उसकी भी लाइफ पूरी तरीके से स्पॉइल हो जाएगी। और स्पॉइल होने का मतलब ये है कि वो अगर रिप्रोडक्शन भी करेगा तो उससे आने वाले संतति में भी ये रोग हो सकते हैं। तो हंसते रहिए और सुरक्षित रहिए और ऐसे तमाम रोगों से बचिए। तो आशा करते हैं आप सबको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मुझे क्या करो, सपोर्ट करो। थैंक यू।